वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोराइज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग जो है टॉपिक जो लेने वाले हैं दैट इज नथिंग बट गाइडलाइंस फॉर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आरयूबीज, दैट इज रोड अंडर ब्रिजेस और सबवेज। ठीक है, मॉनसून हैज ऑलरेडी सेट इन आवर कंट्री। तो हमारे यहाँ पे जो है रोड अंडर ब्रिजेस, सबवेज वगैरह, हम काफी जगह पे जहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग्स को बंद करने की बात आती है तो हमारे पास ऑप्शन आरयूबी या आरओबी का होता है। तो आरयूबी कई जगह पे हमारे देश में हम बनाते हैं। तो आरयूबी के साथ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उनके मेंटेनेंस में, उनका इंस्पेक्शन कैसा करना और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना, इन सारी चीजों के बारे में एक गाइडलाइन भी दिया गया है। बेसिकली द नंबर टू दिस इज रिपोर्ट नंबर BS 138। BS 138 रिपोर्ट नंबर BS 138 है, जो लास्ट ईयर अगस्त 2024 में ही रिलीज की गई थी आरडीएसओ द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग करते हुए चलता हूँ कि यहाँ पर इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखें, इंट्रोडक्शन, देन कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स इन आरयूबीज और सबवेज, basic problems encountered in concrete leading to ingress of water, waterproofing materials, preventive measures to avoid water ingress in the construction of new RUBs or subways, remedial measures to prevent water ingress in existing RUBs or subways, inspection schedule of RUBs or subways, construction of RUB or subway by RCC box using sliding method. देन देर आर डिफरेंट एनेक्चर्स। ये जो है हम बीच बीच में जैसा जैसा आता रहेगा हम लोग देखते रहेंगे। लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड ऑल सब दिया गया है ना। इन सब चीजों को मैं डायरेक्टली जैसे जैसे पढ़ाएंगे वहां पे सारी चीजें आती रहेगी। नाउ विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन है, तो जरा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1, विल जस्ट रीड इट आउट। रोड अंडर ब्रिजेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में व्हाट वी कॉल RUB, plays an important role in providing an effective solution to mitigate traffic congestion and enhances safety in transportation infrastructure। ठीक है, पहले क्या होता था, लेवल क्रॉसिंग्स हम बनाते थे, जहां पर भी रेलवेज और रोडवेज का इंटरसेक्शन होता था हम लेवल क्रॉसिंग्स बनाते थे। तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, दूसरा सेफ्टी भी हैम्पर होती है कि नहीं। लाइक एक्सीडेंट्स वगैरह लेवल क्रॉसिंग पे काफी हद तक देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे करते करते रेलवे जो है अभी वी आर टारगेटिंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी लेवल क्रॉसिंग एट ऑल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन या तो आरओबी है, रोड ओवर ब्रिज, या आरयूबी, जहां पर जैसे भी फिजिबिलिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आरयूबी। So RUB plays an important role in providing an effective solution to mitigate traffic congestion and enhances safety in transportation infrastructure। आगे क्या कहा जा रहा है, RUBs not only enhances transportation connectivity but also contributes significantly to safety, convenience and economic development। The design and construction of RUBs involves meticulous planning and engineering expertise to ensure seamless integration with existing roadways and railway infrastructures। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो आपको फायदे बता दिया गया कि सेफ्टी, कन्वीनियंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सभी चीजें। अगर यहीं पर अगर हम लोग रोड ओवर ब्रिज बनाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो रोड अंडर ब्रिज जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है और सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। अब इसके साथ में क्या है, द डिजाइन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ RUBs इन्वॉल्व्स, इसके अंदर डिजाइन में सबसे मेन ध्यान चीज क्या है, मेटिकुलस प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज टू एंश्योर सीमलेस इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग रोडवेज एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, इस पर यहाँ पर बात हो रही है। हावेवर, despite their undeniable benefits, RUBs encounter operational challenges that can impede their functionality and longevity। कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग इतने इसके फायदे हैं फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस हम फेस करते हैं आरयूबीज में। इस वजह से कई बार जो है ज्यादा लॉन्ग में चल नहीं पाता, या ये कहा जाए कि फुली फंक्शनल नहीं हो पाता। जैसे आप देखते होंगे कि कई जगह पर हमारे जो आरयूबीज बनाए गए हैं, अभी मानसून का टाइम आया है तो उसके अंदर वाटर लॉगिंग के इश्यूज देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। तो वो सब चीजें आगे आ रही है, कहीं वाटर सीपेज वगैरह भी होता है ना। वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट इश्यूज इज वाटर सीपेज which occurs when water infiltrates through the bridge structure leading to corrosion। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है आरयूबी का, उसमें जगह जगह से पानी का रिसाव होता है, वाटर सीप होता है। वो सीपेज की वजह से क्या हो जाता है कि वो जो है आपका जो मेंबर होता है, ब्रिज स्ट्रक्चर जो होता है आरयूबी होता है, उसके अंदर करोजन होता है। Furthermore,
प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर एक्सेलरेट्स डिटोरियोरेशन, बहुत ज्यादा टाइम तक हमेशा मॉइस्चर वगैरह रहता तो डिटोरियोरेशन, कंक्रीट वीक होती है। नेसेसिटेटिंग फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, जिसकी वजह से बार बार आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, रिपेयरिंग करना पड़ता है, विच इनकर्स सब्सटैंशियल कॉस्ट एंड कॉजेज डिसरप्शन टू ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग के बारे में अभी वो बात हमने नहीं की है, यहाँ पर सिर्फ वाटर सीपेज की बात की है। वाटर सीपेज समझते हैं ना, जैसे कि मेरे घर में अगर छत पे से पानी टपक रहा है, दैट इज नथिंग बट वाटर सीपेज, है कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि आरयूबी से आप जा रहे हैं और जो है वाटर सीप थ्रू हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि करोजन होगा और डिटोरिएशन होगा और मॉइस्चर बहुत टाइम तक रहेगा, तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो जो हमने एक बार आरयूबी बना दिया कि लॉन्ग रन में चलेगा, लेकिन उसमें बार बार मेंटेनेंस आएगा, तो वो एक तरीके से महंगा सौदा भी हो जाता है और ट्रैफिक भी बार बार आपको बंद करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बात हो रही है पुअरली डिजाइन और malfunctioning drainage systems. This is again very important aspect. Poorly designed or malfunctioning drainage systems can exacerbate water seepage issues in RUBs by allowing water to accumulate within the structure. अब देखिए जहां पर भी आरयूबी बनेगा, जाहिर सी बात है दोस्तों, आरयूबी यानी रोड अंडर ब्रिज, तो रेलवे लाइन ऊपर होगी, रेलवे लाइन ऊपर होगी और रोडवे की व्हीकल नीचे से जाएगी, बराबर है? तो नेचुरल ग्राउंड से तो नीचे ही से जाना है। अब जब नीचे से जाना है तो वहां पर जो कुछ भी आरयूबी में पानी वगैरह एक्यूमुलेट होगा, वहां पर सम्प चाहिए, वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज मैकेनिज्म चाहिए, ताकि जो भी हाई ग्राउंड से पानी वहां पर आएगा, सबसे पहले तो पानी को वहां पर आने देना नहीं है, जो आजू बाजू के कोई सोर्सेस होंगे उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देना, बट वॉट एवर वाटर दैट कम्स, देयर हैज टू बी सम प्रोविजन, जिससे कि जो है पानी जल्द से जल्द निकल जाए। अगर ये आपका ड्रेनेज सिस्टम सही से डिजाइन नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, बीइंग द लोएस्ट पॉइंट, लो ग्राउंड, वहां पर पानी आकर जमा हो जाएगा, वाटर लॉगिंग होगी, जिस वजह से आपका आरयूबी अनफंक्शनल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इनइफेक्टिव ड्रेनेज कैन लीड टू पॉन्डिंग, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एक्सेलरेटेड डिटोरिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर आर इसेंशियल, इसलिए कहा कि रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर आर इसेंशियल फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रिवेंटिंग वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वाटर सीपेज एक हमने पढ़ा, एक वो इशू था, दूसरा जो है आपका वाटर लॉगिंग, ये दो चीजें, ठीक है ना। आगे क्या कहा जा रहा है, ड्रेनेज हैज बीन गिवन ड्यू अटेंशन इन पॉलिसी फ्रेमवर्क, planning and execution stages from time to time. Numbers of initiatives by zonal railways has been taken to overcome the problem of drainage or water logging, which have yielded positive results. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ड्रेनेज के लिए बहुत ज्यादा जो है प्लानिंग एग्जीक्यूशन स्टेज पर बहुत ज्यादा अटेंशन पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए दिया गया, और जोनल रेलवेज ने काफी स्टेप्स लिए हैं ताकि जो है ये प्रॉब्लम को मिटिगेट किया जा सके और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, लेकिन पूरी तरह से अब ये सॉल्व नहीं हुआ। बट प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज इज येट टू बी फुली रिजॉल्व। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा दिया है। स्टेटिस्टिकल डेटा क्या दिया है, एज ऑन 30th April 2024, आउट ऑफ 13,594 आरयूबीज, 13,594 आरयूबीज जो हमारे बनाए गए हैं, इसमें प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज हैज बीन आइडेंटिफाइड इन 1397, दैट इज 10.3% आरयूबीज, यानी कि हर 10वां आरयूबी कह सकते हैं कि उसके अंदर ड्रेनेज इशू है। अब तक जो 13,594 जो आरयूबीज है, उसमें 1397 के अंदर प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज इज स्टिल देयर, यानी कि एवरी 10th आरयूबी इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज। और ये जो आइडेंटिफाई किए गए 10.3% आरयूबीज, इनमें से जो इश्यूज जो सॉल्व किया गया, आउट ऑफ 1397 द प्रॉब्लम हैज बीन टेकन केयर ऑफ इन 379 आरयूबीज एंड सबवेज, यानी कि जो 379 आरयूबी सबवे में जो ड्रेनेज इशू था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन स्टिल अभी भी प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट इज रिमेनिंग, एक 1018 यानी 7.5 आरयूबीज इज बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड एट हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो इस तरीके के इशू है कि यानी एवरी 10th आरयूबी जो है उसके साथ कुछ ना कुछ इशू है ड्रेनेज का, उनमें से कुछ जो है कह सकते हैं कि 2.5% उसके अंदर जो प्रॉब्लम जो है उसको टैकल कर लिया गया है विद द लाइक वॉट एवर द सोल्यूशन इज अवेलेबल, लेकिन स्टिल 7.5% आरयूबी, लाइक नियरली 1000 आरयूबीज है, वो स्टिल दे आर बीइंग मॉनिटर एट हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो ये एक इशू हो गया इसके साथ में।
तो अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए, जनरलाइज है। रेलवे बोर्ड हैज इशूड इंस्ट्रक्शन इन द पास्ट टू टैकल द ड्रेनेज इश्यूज इन आरयूबीज। लेटर नंबर सो एंड सो यहाँ सब दिया, इन सबको मैं नहीं पढ़ते हुए मैं सीधे आगे जाऊंगा। फिगर जो हमारा जहाँ पर आंकड़ा कुछ इसका होगा उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सब आएगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द गाइडलाइन, रेलवे बोर्ड फर्दर इंस्ट्रक्टेड टू इनकॉर्पोरेट inspection of RUBs, subways and sliding method of construction for faster execution of RUBs and subway work by RCC box. Accordingly, chapters related to inspection of RUBs, subways and construction of RUBs by RCC box using sliding methods have been introduced in the guidelines as chapter 7 and 8 respectively. यानी रेलवे बोर्ड ने क्या कहा है कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स है इंस्पेक्शन वगैरह का, ये सारे ये स्लाइडिंग मेथड से जो यानी ये जो आप नए आप जब बनाएंगे आरयूबीज, स्लाइडिंग मेथड से बनाया जाए, आरसीसी बॉक्स हो और उनको जो है स्लाइडिंग मेथड से पुश करते किया जाए और पुश करते करते उसको लाइक आरयूबी को बनाया जाए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन से रिलेटेड देयर आर 2 चैप्टर्स हैव बीन एडेड, दैट इज चैप्टर नंबर 7 and 8, ठीक है। नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, अब यहाँ पर एक एक चीज के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज इट? कॉमन कॉजेस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम इन आरयूबीज और सबवेज, है कि नहीं? क्या है आरयूबी और सबवे में जो कॉमन कॉज क्या है वाटर लॉगिंग का या ड्रेनेज प्रॉब्लम का, क्या कारण है, उसके बारे में बात हो रही है। सी व्हाट इज इट? Continuous exposure to moisture can lead to the deterioration of concrete surfaces within the RUBs or subways, including spalling, cracking and delamination. देखिए क्या है, आरयूबी एक तरीके का जो है कह सकते हैं हम लोग बहुत ही छोटे लेवल का एक टनल जैसा है कि नहीं? आर्टिफिशियल टनल जैसा बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज बीइंग कवर्ड फ्रॉम द टॉप। अब वहां पर अगर मॉइस्चर टिकेगा, जैसे टनल के अंदर भी हम जाते हैं तो वहां पर मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर वगैरह हुआ होता है, तो उस वजह वहां की कंडीशंस बिल्कुल ही अलग होती है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू मॉइस्चर कैन लीड टू द डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट सर्फेसेस विद इन द आरयूबी सबवेज इंक्लूडिंग स्पॉलिंग, क्रैकिंग एंड डिलैमिनेशन, यानी कि मॉइस्चर वहां पर होने की वजह से। The degradation of concrete comprises the structural integrity of the RUB, necessitating costly repairs and rehabilitation efforts, है कि नहीं? जब कंक्रीट डिग्रेड होने लगती है तो क्या हो जाता है कि आपको बार बार कॉस्टली रिपेयर्स करना पड़ता है, कभी ग्राउटिंग करना पड़ता है, कभी क्रैक फिलिंग करना पड़ता है, एंड वॉट एवर द स्टेप्स आर रिक्वायर्ड हम करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहा जा रहा है? सीपेज ऑफ वाटर थ्रू क्रैक्स और जॉइंट्स इन द आरयूबीज रिजल्ट्स इनटू लोकलाइज्ड फ्लडिंग and subsequent structural cracking in the concrete, which not only compromises the structural strength but also creates dangerous conditions for road users. अब जो आपकी आरयूबी जो हम बनाते हैं तो उधर पे जो भी जॉइंट्स हुआ करते हैं, तो जो जॉइंट्स वगैरह हमारे हैं वहां पे जो या तो क्रैक्स डेवलप हो गई या तो हमारे जॉइंट्स हैं, कोल्ड जॉइंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं? वहां से जो है इफ इट इज नॉट मेड प्रॉपरली, तो सीपेज के कारण, because of the seepage, what happens? Because of the seepage of water के कारण जो है क्रैक्स और जॉइंट्स में से क्रैक्स और जॉइंट में से सीपेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी धीरे धीरे टपकते टपकते लोकलाइज फ्लडिंग होता है एंड सब्सिक्वेंट स्ट्रक्चरल क्रैकिंग इन द कंक्रीट, जहां से पानी कंटिन्यूस पास होते 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 वो स्ट्रक्चर को एक चैनल बन जाता है वाटर पास होने का, तो वहां से वो मेंबर हमारा वीक हो जाता है, विच नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइजेस विद द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, एक तो स्ट्रक्चरली वीक होता है और साथ ही साथ में जो है रोड यूजर्स के लिए डेंजरस कंडीशन भी तैयार हो जाती है। ऊपर से पानी आ रहा है, जमीन में पानी है, स्लिपरी है, स्लशी है, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं? कीचड़ वगैरह हो जाता है। Addressing water seepage in RUBs or subways require addressing water seepage in RUBs or subways require thorough understanding of the issues being encountered, है कि नहीं? जब तक कोई प्रॉब्लम को सही तरीके से हम लोग लोकेट ना कर लेंगे कि कारण क्या है, तब तक आप उसका सोल्यूशन पर अराइव नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि addressing water seepage requires thorough understanding of the issues being encountered. Some of the common issues or causes leading to water ingress in RUB subways can be summarized in 2 categories. डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक इशू हो सकता है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड यानी डिजाइन में फॉल्ट हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सही नहीं रहेगी, एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज, तो 2 ही टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज के बारे में, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज के बारे में, ठीक है। Designing of RUBs plays a crucial role in minimizing
or even eliminating the risk of seepage at primary stage. Common problems associated with design are, अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना, तो क्या कहा जाता है डिजाइनिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि नहीं, जिससे कि सीपेज वगैरह ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम जॉइंट्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ आरसीसी बॉक्स एंड रिटेनिंग वॉल। अब यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन टू से। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, ये एक आपका प्रीकास्ट एक एलिमेंट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ एंड सो ऑन ना, समथिंग लाइक यू कैन सी इट ना, यू कैन अंडरस्टैंड ना, ये अलग अलग जॉइंट्स हो गए। अभी जो जॉइंट्स हैं, सॉरी ये जो मेंबर्स हैं, इनको आपस में जोड़ा गया है, तो दीज आर द क्रैक्स, दीज आर द जॉइंट्स। एक मिनट, ये देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट दीज आर द जॉइंट्स, ठीक है, दीज आर द जॉइंट्स। तो ये जो सीपेज वगैरह जो होता है, अगर दीज जॉइंट्स आर नॉट प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, अगर इनको हमने सही तरीके से नहीं जोड़ा, अगर इनके अंदर जो है जो कोल्ड जॉइंट वगैरह क्रिएट अगर हो गया इसके अंदर, तो दिक्कत आ जाती है। तो ये तो हो गए आपके आरसीसी सेगमेंट बॉक्स, आरसीसी सेगमेंट ऑफ आरसीसी बॉक्स। इसके अलावा अप्रोच में ये जो रिटेनिंग वॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे, रिटेनिंग वॉल, इसके भी जॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, आई शो यू विद सम अदर कलर। देखिए यहाँ पर जॉइंट्स है आपको रिटेनिंग वॉल पे ना, हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है, वर्टिकल जॉइंट्स है, ठीक है ना, ये सारे सारे जॉइंट्स है ना, ये भी कारण। तो सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम जॉइंट्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ आरसीसी बॉक्स, या तो पानी यहाँ से आएगा या फिर रिटेनिंग वॉल से आएगा, ठीक है, तो यहाँ से पानी आने का एक सोर्स है कि नहीं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है हमारा, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम लेफ्ट ओवर शटरिंग होल्स एंड वीप होल्स। दूसरा क्या है आपका, देखिए आपने रिटेनिंग वॉल जब बनाते हैं हम लोग, रिटेनिंग वॉल व्हेन वी मेक, तो बल्ज आउट ना हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि वहां पर हमारे टाई बार्स हम लगाते हैं ना, टाई बार्स भी प्रोवाइड, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो शटरिंग जब करते हैं तो बीच की में क्या करते हैं, टाई बार्स लगाए जाते हैं ना, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके की शटरिंग होती है। ये सॉरी कंक्रीट अगर आपको बनाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक अरेंजमेंट में बता रहा हूँ आपको, सिंपल समझने के लिए बॉक्स बना रहा हूँ, ऊपर से ओपन नहीं रहेगा, ये साइड वेज रहता है खाली, है कि नहीं, ऊपर से मतलब कनेक्टेड नहीं होता है। सी समथिंग लाइक दिस, इस टाइप के रॉड्स लगाते हैं हम लोग ना, ताकि बल्ज आउट ना हो। हाँ, वी ऑल नो दिस वेरी वेल, ये हम सभी लोग जानते हैं ना, फुगे नहीं शटरिंग, भागे नहीं, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बार्स डालते, टाई रॉड लगा देते हैं और साइड से उसको क्लैंप कर दिया जाता है ना, कच्चा पक्का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, समथिंग ऐसा कुछ क्लैंपिंग मैकेनिज्म होता है, ये सर नो, ये सभी लोगों को पता है। तो ये जब, अब ये जो बार्स हैं, ये जब इसको आपने निकाल दिया, नॉर्मली पीवीसी की कोई पाइप वगैरह डाल के उसके अंदर से रॉड को पास किया जाता है और कंक्रीटिंग कर देते हैं, कंक्रीटिंग करने के बाद में ये रॉड को निकाल दिया जाता है। अब जब इसको निकाल दिया हमने, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर अब ये होल्स आपको दिख रहे हैं, ये वीप होल्स हैं ना, तो दो हो सकते हैं, अगर वीप होल्स हैं, इफ दे आर इंटेंशनली वीप होल्स, तो आपने उसको डिजाइन एस्पेक्ट के हिसाब से बनाया, देन देयर इज नो इशू, उसका अगर पानी आ रहा है उसके लिए आपके ड्रेनेज अरेंजमेंट किया, पानी चला जाएगा। लेकिन अगर ये शटरिंग के होल्स है, शटरिंग के होल्स है, तो दीज कैन बी द सोर्स ऑफ वाटर ड्रिपिंग, यहीं से बाद में क्या होगा, आपका पानी ड्रिप आउट होना चालू होगा, यहीं से पानी आना चालू हो जाएगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से इसमें से पानी जो है निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अब मैं आपको एक इन जनरल बता रहा हूँ, सैक्रिफिशियल टाई बार्स लगाना है, जो टाई बार्स है सैक्रिफिशियल, सैक्रिफिशियल टाई बार्स मीन्स व्हाट, कि आप नो कोई स्लीव्स वगैरह नहीं डालेंगे, आप कोई स्लीव्स वगैरह नहीं डालेंगे, बल्कि शटरिंग के अंदर डायरेक्टली वो रॉड लगा देंगे, टाइबर लगा देंगे, कॉन्क्रीटिंग कर दिया आपने, क्लैंपिंग किया था, डी शटर किया, बाद में क्या कर देना है, विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर, ये सारे के सारे बार्स को अंदर, रॉड्स को अंदर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फ्लश कट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, थ्रू आउट इसको फ्लश करके कट करके निकाल दिया जाए ना। एक तो ये हो गया समथिंग लाइक दिस, यानी कि बिल्कुल वो क्या कर दिया हमने, फ्लश आउट कर दिया, इसको फ्लश कर दिया, ठीक है, यानी कि ये बार्स अंदर ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सोर्स ऑफ वाटर तो बंद हो जाएगा। तो ये एक चीज होगा। तो सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम, देखो पहला आपने देख लिया वहां पर जॉइंट का, दूसरा सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम लेफ्ट ओवर शटरिंग होल, तो जो शटरिंग होल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये तो खैर वीप होल्स के लिए उन्होंने दिया, लेकिन ऐसा ही होता है मैकेनिज्म वहां पर भी, तो वो पानी आने का जो चांसेस रहता है शटरिंग होल से, या दूसरा वीप होल्स, वीप होल्स अगर है तो वीप होल से जो अगर पानी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो है वॉल प्रेशर को आपको कम करना रहता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम करने के लिए वी प्रोवाइड वी फोर्स, पानी आ रहा है तो यहाँ नीचे कोई ड्रेनेज वगैरह हो उसको आप मिटिगेट कर दें, ठीक है नहीं, उसको रीरूट कर दें। तीसरा क्या है आपका, और देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, नेक्स्ट इज इनग्रेस और reverse flow of water from recharge pit constructed for rainwater harvesting due to highest water level reaching above road level inside the box during monsoon.
अब अगर आपने कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए कोई रिचार्ज पिट बनाई है, रिचार्ज पिट है कि नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए हमने कहीं रिचार्ज पिट बनाई है, वहां से रिवर्स फ्लो या इंक्रीज, वहां से पानी आना चालू है ड्यू टू हाईएस्ट वाटर लेवल रीचिंग अबव रोड लेवल इनसाइड द बॉक्स ड्यूरिंग मानसून। ये भी एक केस हो सकता है कि जैसे कि आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रेज हो गया, आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह किया या समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वाटर लेवल आपका ऊपर आ गया है कि नहीं, रीचिंग अबव रोड लेवल, तो रोड लेवल के ऊपर वाटर लेवल आ गया तो आपका आरयूबी तो नीचे है, नीचे से जा रहे हैं हम लोग, तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वाटर टेबल राइज हो गया, तो जाहिर सी बात है आप उसको पानी को कहाँ लेकर जाओगे, तो पानी तो आता रहेगा, तो एक ये इशू हो गया। नेक्स्ट वन इज improper or low height hump and non provision of reverse slope at the end of retaining wall, improper or low height hump and non provision of reverse slope at the end of retaining wall, retaining wall के end में reverse slope नहीं प्रोवाइड किया आपने, तो improper या low height hump है आपका है कि नहीं, तो ये भी एक कारण हो सकता है वाटर वहां पे से सीप थ्रू होत के आने का। नेक्स्ट इज ingress of water from opening between cover sheds, ingress of water from opening between cover shed and retaining wall or retainer provided in the RCC box। क्या कहा, ingress of water from opening between cover shed and retaining wall, यानी retaining wall और कवर शेड। देखिए क्या होता है, जहां पर भी आप आरयूबी बनाते हैं तो वहां पर इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, जैसे ये इस प्रकार से एरिया हो गया, तो साइड में आपने क्या कर दिया, मैं कच्चा पक्का डायग्राम बना रहा हूँ, साइड में हमने क्या कर दिया, ये रिटेनिंग वॉल हमने बना दी, कुछ इस तरीके का हमने रिटेनिंग वॉल बना दी, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक शेड डाल दिया, है ना, व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड अ शेड समथिंग लाइक दिस, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, समझो इस तरीके से मैंने कुछ शेड बना दिया। अब यहाँ पे इनग्रेस ऑफ वाटर फ्रॉम ओपनिंग बिटवीन कवर शेड एंड रिटेनिंग वॉल, ये जो ओपनिंग होगी यहाँ से कोई पानी, इनग्रेस ऑफ वाटर फ्रॉम ओपनिंग बिटवीन कवर शेड एंड रिटेनिंग वॉल और रिटेनर प्रोवाइडेड इन द आरसीसी बॉक्स, या फिर आरसीसी बॉक्स में कोई रिटेनर आपने प्रोवाइड किया, वहां से पानी आ रहा है, ठीक है, गॉट इट, ये हो गया। नेक्स्ट next is retaining wall is not properly tied up with hump, leaving scope for water to enter from these location even before water level reaches above hump level। hump हमने बना के रखा है, retaining wall को hump से properly हमने क्या किया है, tie up नहीं किया है, retaining wall is not properly tied up with hump, leaving scopes for water to enter from these locations, hump नहीं है या सही से उसको आपने कनेक्ट नहीं किया, तो इस वजह से क्या था, पानी वहां से आने लगे। Next is major construction aspect leading to water ingress in RUB is creation of more number of joints। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मेजर एस्पेक्ट है जो वाटर इनग्रेस का, वो ये है कि क्रिएशन ऑफ मोर नंबर ऑफ जॉइंट ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन एंड कैंटिलीवर टाइप रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर। यानी क्या है, हमने आरयूबी जो बॉक्सेस हम डाल रहे हैं उसके अंदर सेगमेंट्स बहुत ज्यादा है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन बिग समथिंग लाइक दिस, हमने क्या करा है, एक दो तीन, ना समझ रहे मेरी बात, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हैं, देयर आर सो मेनी सेगमेंट्स ना, सो मेनी सेगमेंट्स आर देयर। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, नंबर ऑफ जॉइंट बढ़ रहा है, तो क्रिएशन ऑफ मोर नंबर ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन एंड कैंटिलीवर टाइप रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका कवर शेड इज नॉट प्रोवाइडेड विच वाज अदरवाइज रिक्वायर्ड। भाई आपने आरयूबी बना दिया लेकिन जो अप्रोच है उसको कोई शेड नहीं दिया, तो क्या होगा, बारिश का पानी डायरेक्टली उधर आ रहा है कि नहीं, इट इज नॉट कवर्ड, तो जो वहां जो बारिश में होगा पानी कहाँ जमा होगा, वहीं पे जमा होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आरयूबी विदाउट कवर शेड, सी दिस इज वन ऑफ द आरयूबी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, है कि नहीं, यहाँ पर रिटेनिंग वॉल अप्रोच में दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप अगर गौर से देखेंगे देयर आर सो मेनी इश्यूज। एक चीज तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिस इमेज यहाँ पर से सीपेज हो रहा है, ज्वाइंट ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट है ना, रिटेनिंग वॉल में द ज्वाइंट इज देयर, यहाँ से पानी सीपेज हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इट इज टोटली ओपन, देयर इज नो शेड प्रोवाइडेड, तो सारा का सारा पानी यहाँ पर आके जमा हो गया, सीपेज भी हो रहा है एंड कवर भी नहीं है, शेड भी नहीं है, तो बीइंग द लो ग्राउंड पूरा पानी भरा पड़ा है इसके अंदर, तो आर यू बी विदाउट कवर शेड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम आरसीसी रिटेनिंग वॉल ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अभी देखिए आप यहाँ पर हनी कोम्बिंग दिख रहा है हमको ना, वी कैन सी हियर वेरी क्लियरली, वी कैन सी सीपेज ऑफ वाटर from RCC retaining wall due to poor quality of concrete
यानी कंक्रीटिंग तो कर दिए, लेकिन वी कैन सी यहाँ पे पैच वर्क देख रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए। सी दिस ऑल द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स। ये क्या हनीकॉम्बिंग है? डिफरेंट प्लेसेस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय हनीकॉम्बिंग? आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो एग्रीगेट जो है, कोर्स एग्रीगेट जो है, इट इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ पर सीमेंट पेस्ट प्रैक्टिकली यहाँ पर पहुंचा ही नहीं है कि नहीं? तो प्रॉपर जो है बैचिंग वगैरह आपने नहीं किया। देखो दिस इज फुल ऑफ डिफेक्ट्स ना, पूरा का पूरा। मैं कितने मार्क कर रहा हूँ आप सब देख रहे हैं ना। दीज ऑल द पैचेस व्हाट आई एम मेकिंग, दीज ऑल आर पोरस कंक्रीट और से हनीकॉम्ब। ठीक है ना? हनीकॉम्ब में क्या होगा कि जो कोर्सर मटेरियल होगा वो एक जगह जाके जमा हो जाएगा, फाइंस नहीं होंगे, जिसके अंदर कारण सही से बॉन्डिंग नहीं होगी। बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहीं से आपका जो है पानी जो है लीक लीक होना शुरू होता है, यहीं से पानी आपका स्ट्रक्चर से आने लगेगा। तो जो वाटर लॉगिंग होगा एक अलग चीज है, वाटर लॉगिंग इज अनदर अनदर एस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपका जो है स्ट्रक्चर इटसेल्फ विल गेट वीकेंड। स्ट्रक्चर आपका खुद वीकेंड हो जाएगा, पानी जाते जाते जो है डिटोरिएट होने लगेगा कंक्रीट। ठीक है, आगे बात करेंगे मेंटेनेंस। ये पहला हमने जो पढ़ा था, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। इट वाज फर्स्ट हेडिंग, मैंने भी आपको बताया था, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज हमने देखे। नाउ द सेकंड वन इज हमारा मेंटेनेंस रिलेटेड इशू। मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज, तो उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज में प्रोएक्टिव and careful maintenance practices are essential for mitigating seepage risk in RUBs, subways. Proactive and careful maintenance practices are essential for mitigating seepage risk in RUB subways. Neglecting maintenance responsibilities can aggravate seepage issues and potentially compromise the safety and operational integrity of the RUBs. क्या कहा गया? अगर आपने नेग्लेक्ट किया मेंटेनेंस की जिम्मेदारी को, धीरे 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 ये प्रॉब्लम जो है बड़ी होती जाएगी और कारण बन जाएगा एक दिन जो है सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने का, पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी, और साथ साथ में ऑपरेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द आरयूबी। आरयूबी बनाई जिस वजह से है कि भाई ट्रैफिक वहां से पास ऑन हो, वही बंद हो जाएगा, तो ऑपरेशनल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंटेनेंस leading to seepage or water logging in RUBs are as follows. पहला है ingress of water due to water logging behind the retaining wall. Ingress of water due to water logging behind the retaining wall. Retaining wall के पीछे water logging हो रही है, तो वो पानी धीरे 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 आएगा। दूसरा, साइड ड्रेन्स और क्रॉस ड्रेन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ना। जो साइड ड्रेन्स और क्रॉस ड्रेन्स हमने जो बनाए हैं ड्रेनेज के लिए, अगर सही से प्रॉपरली सही से वो क्या है काम नहीं कर रहे हैं। सी यहाँ पे नॉन फंक्शनल साइड ड्रेन। ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वाटर लॉगिंग हो चुका है कि नहीं? सी जरा ये आपका आरयूबी आपका है, इसकी रिटेनिंग वॉल से, एंड हियर सम ड्रेन इज बीइंग मेड है कि नहीं? साइड ड्रेन बनाई गई है, यहाँ पर साइड में इस प्रकार की साइड ड्रेन बनाई गई है। नो इट इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। अब क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे पंप से इसको पंप आउट करने की कोशिश की जा रही है। यू कैन सी हियर ना, क्या कर रहे हैं? ड्रेनेज अगर सही से काम करता तो ये पंप लगाने की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं पड़ती थी। बट बिकॉज द ड्रेनेज इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, नॉन फंक्शनल साइड ड्रेन दोनों तरफ पैरेलल में होते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को जानकारी होगी ही वैसे, है कि नहीं? मोस्टली इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कि थ्रू आउट जो ये होता है ना, ये इस प्रकार से कंटिन्यूअसली जो है ना, ये पैरेलल में साइड रेंस इसके प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो कोई एक सम्प वगैरह में कनेक्ट होता है और वहां से उसको रूट आउट किया जाता है पानी को। ठीक है ना? तो व्हेन इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो पंप वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ सम्प इज नॉट एंश्योर्ड। जो सम्प है, सम्प किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए मैंने आपको कहा साइड ड्रेन, ये मेरी साइड ड्रेन हो गई। ठीक है, साइड ड्रेन हो गई, और समझो हमने इसको कोई स्लोप वगैरह दे रखा होगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्लोप देना पड़ेगा। से दिस इज द साइड ड्रेन। ठीक है, ये मेरा साइड ड्रेन है। अभी जो साइड ड्रेन में जो पानी आएगा ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर व्हाट वी डू, वी जनरली प्रोवाइड अ सम्प। वी प्रोवाइड अ सम्प। ये सम्प के अंदर जो है हमारा पूरा का पूरा पानी यहाँ पर आकर जमा हो जाता है, और ये जो पानी यहाँ पर जो आके कलेक्ट हुआ है, सम्प में जो पानी आके कलेक्ट हुआ है, इसके अंदर ही हमारा कुछ जो है ना पंपिंग मैकेनिज्म वगैरह, जो पंप्स वगैरह हमारे हुआ करते हैं, वो यहाँ से वाटर को जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आपने सम्प को सही से क्लीन नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ सम्प इज नॉट इंश्योर्ड, तो ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज
हम्प इज ब्रोकन एंड प्रोफाइलिंग ऑफ हम्प इज नॉट प्रॉपर। हम्प टूटा हुआ है एंड प्रोफाइलिंग ऑफ हम्प इज नॉट प्रॉपर। देन कम्स पंपिंग अरेंजमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। पंपिंग अरेंजमेंट सही से काम नहीं कर रही है। तो ये कारण हो सकते हैं मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू दीज कैन बी द रीजन। वापस से बता देता हूँ, इंक्रीज ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर लॉगिंग बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल के पीछे वाटर लॉगिंग हो रही तो पानी इंक्रीज होगा। दूसरा, साइड ड्रेन और क्रॉस ड्रेन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एज कैन बी सीन। Proper cleaning of sump is not ensured. Hump is broken and profiling of hump is not proper. Pumping arrangement is not working properly. ठीक है, तो ये जो है दीज आर द कॉजेस ना, तो इसको दो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया। चैप्टर नंबर 2 छोटा सा, कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स आरयूबी में। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ इश्यूज है जो हमने पहले देखे। दूसरा है मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो ये हमने जरा पढ़ा। अब इसके बाद में वील गो टू द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम अब जाएंगे और यहाँ पर जो है कंक्रीट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में पढ़ेंगे। सी द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 here is basic problems encountered in concrete leading to ingress of water. Basic problems encountered in concrete leading to ingress of water, है कि नहीं? Before finalizing any potential techniques or remedial measures, basic understanding of concrete structure and problems related to that is mandatory. Before finalizing any potential techniques or remedial measures, basic understanding of concrete structure and problems related to that is mandatory. Some of the common structural and non-structural issues with concrete are enumerated below. ठीक है, अब कंक्रीट के बारे में क्या क्या स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर इश्यूज है उसको ये नीचे बताया गया है। So now we will talk about the issues with the concrete. तो सबसे पहला हमारा है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग, what is it? When moisture evaporates from the surface of freshly placed concrete faster than it is replaced by bleed water, the surface concrete shrinks. क्या मतलब है कि जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो नॉर्मल एक रेट होता है जब कंक्रीट हार्डन होते जाती है और उसके अंदर से जो है मॉइस्चर जो है उसका लाइक इवेपोरेट होता है, सरफेस वगैरह पे से इवेपोरेट होता है। लेकिन इफ द रेट ऑफ मॉइस्चर इवेपोरेशन इज टू क्विक, बहुत तेजी से पानी निकल रहा है, तो व्हाट हैपेंस कि कंक्रीट की सरफेस में श्रिंकेज होता है और वो क्रैक हो जाता है। ड्यू टू द रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड बाय द कंक्रीट बिलो द ड्राइंग सरफेस लेयर, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप इन द वीक और स्टिफनिंग प्लास्टिक कंक्रीट। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया है उन्होंने प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग का। इस प्रकार से ये क्रैक्स होते हैं। ठीक है ना, तो जब बहुत तेजी से आपने जैसे आपका ये देखो इसके लिए आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान के चले कि हमें समझो फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग अ कंक्रीट वॉल। हम कंक्रीट वॉल बना रहे हैं और उसको जो है हमने कंक्रीटिंग कर दिया। अब उसको डी शटरिंग करने की बात आ रही है, साइड वॉल्स को जो है डी शटर करने की बात आ रही है, उसको निकालने की बात आ रही है। अब अगर हमने उसको बहुत जल्दी निकाल दिया तो एक तो स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू उसको जो टाइम चाहिए ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको बहुत जल्दी निकाल दिया एंड बिकॉज ऑफ इट इज एक्सपोज टू द लाइक एटमॉस्फेयर, आपने शटरिंग को जल्दी निकाल दिया और ये जो सरफेस पे जो मॉइस्चर था जो नेचुरली जो है वो धीरे 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 हार्डन होता था, मॉइस्चर उसका यूटिलाइज होता था, उसकी जगह पे वो बड़ी तेजी से अगर सूख गया तो सरफेस पे इस प्रकार के क्रैक्स देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। ठीक है, तो when moisture evaporates from the surface of freshly placed concrete faster than it is replaced by bleed water, bleed water मतलब कि जो सरफेस पे पानी रहता है, the surface concrete shrinks due to the restraint provided by the concrete below the drying surface layer। अब ये मैंने वॉल के लिए बताया, यहाँ पर जो है फ्लोरिंग या स्लैब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए बात की जा रही है ना। Due to the restraint provided by the concrete below the drying surface layer, tensile stresses develop in the weak or stiffening plastic concrete. This results in shallow cracks of varying depth that may form a random pattern or may appear as essentially parallel to one another. These cracks may be fairly wide at the surface, ranging from millimeters to few meters in length। कहीं छोटे छोटे होंगे, कुछ एमएम्स में होंगे, कहीं पे लंबे लंबे भी हो सकते हैं। हाँ, और बताया जा रहा है एज लॉन्ग एज 3 मीटर लेंथ तक के भी ये क्रैक्स हो सकते हैं।
Plastic shrinkage cracks begin as shallow cracks but can become full depth cracks later in the life of the concrete. Can become full depth cracks later in the life of concrete. है कि नहीं? शुरू में shallow crack होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो अंदर तक वो ingress कर सकता है if not attended in the time. तो इसके लिए क्या कहा गया है? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है प्लास्टिक श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए? तो कहा है प्रॉपर डिजाइन मिक्स विथ प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर्स टू इंप्रूव वर्केबिलिटी एंड रिड्यूस वाटर कंटेंट विच कैन हेल्प मिटिगेट श्रिंकेज शुड बी यूज. देखिए, आप कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट के बारे में आप जानते हैं कि फ्रेश कंक्रीट को व्हेन वी मिक्स ना, सारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंक्रीट के, जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उसके अंदर आपको मिक्स करने के लिए, जिसको हम लोग वर्केबिलिटी में मिक्सिंग भी आ जाती है, साथ में प्लेसेबिलिटी भी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट करना, प्लेस करना, पूरा का पूरा काम वर्केबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब जो है वर्केबिलिटी के लिए देखिए, थ्योरेटिकली जो हाइड्रेशन प्रोसेस जो है सीमेंट का जो पूरा होना है, जो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए चाहिए, उसके लिए वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड इज वेरी लेस. ठीक है, लेकिन मिक्स करना भी बहुत जरूरी है. तो जो अगर थ्योरेटिकल वाटर अगर आप कंक्रीट के अंदर डालते हैं तो मिक्स प्रॉपर होता नहीं है, प्रॉपरली वो मिक्स नहीं होता. तो वी ऐड सम मोर अमाउंट ऑफ वाटर, वी ऐड सम मोर अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट इट बिकम्स वर्केबल. ठीक है, लेकिन वर्केबिलिटी और बढ़ाने के लिए अगर हमने बहुत ज्यादा हमने पानी डाल दिया तो व्हाट हैपेंस, वी ऑल नो, जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस ना, रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट ना. तो इसके लिए हमारा इंटेंशन होता है कि कम से कम वाटर कंटेंट पे हम लोग कंक्रीट बनाए. तो उसके लिए जो हमारे प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर एज एन एडमिक्सचर डालना है. ठीक है, ठीक है, विच कैन हेल्प मिटिगेट श्रिंकेज शुड बी यूज. ठीक है, तो कम से कम वाटर कंटेंट हम लोग इस्तेमाल करें ताकि आपके जो प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर की सहायता लेके. ठीक है, इफेक्टिव क्यूरिंग टेक्निक्स इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट टू रिटेन मॉइस्चर एंड स्लो डाउन द ड्राइंग प्रोसेस शुड बी एम्प्लॉयड. दूसरा क्या, जब आपने डी शटर किया, जब आपने कंक्रीट को डी शटर किया, हमको क्या करना है कि उसको जो है तुरंत का तुरंत जो है ना मॉइस्चर रिटेन करने के लिए आप जो है ना कुछ क्योरिंग टेक्निक वगैरह, मॉइस्चर वगैरह मेंटेन करें. जल्दी सूखने नहीं देना सरफेस को, सरफेस को जल्दी सूखने नहीं देना. यानी बोलने का मतलब आपने डी शटर कर दिया एंड इट इज एक्सपोज टू वेदर, देयर इज नो वाटर, तो व्हाट हैपेंस कि वो ड्राई हो जाएगा, सरफेस ड्राई हो जाएगा, तो वहां पे जो श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे. तो क्या करना, तुरंत क्यूरिंग, इफेक्टिव क्यूरिंग टेक्निक्स इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट टू रिटेन मॉइस्चर एंड स्लो डाउन द ड्राइंग प्रोसेस शुड बी एम्प्लॉयड. अब जैसा मेंबर है, हॉरिजॉन्टल है तो पॉन्डिंग कर सकते हैं, वर्टिकल है तो गन्नी सैक वगैरह से कवर करके मॉइस्चर वगैरह हम लोग दे सकते हैं. ठीक है ना. दिस कुड इंक्लूड अप्लाइंग क्यूरिंग. अच्छा, ये भी है अप्लाइंग क्यूरिंग कंपाउंड. अब आपके वर्टिकल सरफेस वगैरह में क्यूरिंग कंपाउंड्स वगैरह आते हैं, लाइक जैसे आपने डी शटर किया, क्यूरिंग कंपाउंड लगा दे और उसके बाद आप वाटरिंग जब करते हैं तो बहुत टाइम तक मॉइस्चर रिटेन होता है. वेटिंग द सरफेस पीरियडिकली और कवरिंग द कंक्रीट बाय वेट हेसियन क्लॉथ टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस थ्रू इवेपोरेशन. ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है कंक्रीटिंग का, जो हमने पहले भी पढ़ा है, वही है. नेक्स्ट, concreting in extremely hot and dry conditions or during windy weather shall be avoided. बहुत हॉट एंड ड्राई कंडीशन में कंक्रीटिंग को अवॉइड करना है. इसी तरीके से जब विंडी वेदर होगा तभी भी कंक्रीटिंग अवॉइड करना है. कंक्रीटिंग इन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, हॉट एंड ड्राई कंडीशन बहुत ज्यादा है उस टाइम को कंक्रीटिंग को अवॉइड करना है. इसी तरह से विंडी वेदर वगैरह होगा तभी भी अवॉइड करना है. ठीक है, suitable surface coatings to reduce water evaporation and enhance the durability of the concrete surface shall be used. क्या कहा, suitable surface coatings to reduce water evaporation and enhance the durability of concrete surface shall be used. Plastic cover sheet may be used to prevent loss of water due to evaporation. ठीक है ना. तो एक तो बता दिया कि हॉट एंड ड्राई कंडीशन विंडी वेदर में आप अवॉइड करें, क्योंकि सरफेस ड्राई होने का एक इशू ये है, बार बार आपको पानी मारना पड़ेगा और उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. दूसरा ये क्या है कि कुछ सरफेस कोटिंग लगा दिया जाए वाटर इवेपोरेशन को बचाने के लिए. उसके अंदर आप प्लास्टिक शीट से उसको, अगर कोई मेंबर को कवर कर सकते तो आप उससे कवर करें, या फिर इस तरीके का कोई कंपाउंड वगैरह अप्लाई कर दे जो कि एक लैमिना का काम करे, एक लैमिनेशन का काम करे, मॉइस्चर लॉस होने ना दे. तो आपका जो है ये जो है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक को अवॉइड हो सकता है. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, overworking the surface of the concrete shall be avoided.
as excessive traveling can increase water evaporation and shrinkage. बहुत ज्यादा सरफेस फिनिशिंग वगैरह कर रहे हैं, ट्रैवलिंग चला रहे हैं ना, और कंटिन्यूस ट्रैवलिंग कर रहे हैं कि जो स्मूथ हो जाए सरफेस वगैरह, देयर इज ओवर वर्किंग, दैट इज नॉट डिजायर्ड. अगर आप ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा स्लरी जो है सीमेंट मोटर पार्ट ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं. अब वो जो है ऊपर आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि पानी भी बिल्कुल ऊपर के लेवल पे आ जाएगा, तो वाटर जो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर बाद में जो बचेगा जो दैट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू योर वेदर या एटमॉस्फेयर, तो वहां से क्रैक्स डेवलप होते हैं. इसलिए कहा ओवर वर्किंग द सरफेस ऑफ द कंक्रीट शैल बी अवॉइडेड एज एक्सेसिव ट्रैवलिंग कैन इंक्रीज वाटर इवेपोरेशन श्रिंकेज. Appropriate finishing techniques to achieve the desired surface texture without compromising the integrity of the concrete shall be used. ये हमारा एक होगा प्लास्टिक श्रिंकेज के बारे में. दूसरा है सेटलमेंट क्रैकिंग. ठीक है, डायग्राम थोड़ा देख लीजिए. टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेटलमेंट क्रैक ना, ये क्रैक दिख रहा है आपको, ठीक है. तो ये इसको देख लेते हैं, हम लोग रीड आउट कर लेते हैं. Settlement cracking. Concrete has a tendency to continue to consolidate after initial placement. इनिशियली आपने प्लेस किया, धीरे धीरे वो कंसोलिडेट होता रहता है. Concrete has a tendency to continue to consolidate after initial placement, vibration and finishing. During this period, अब शुरू में वो वीक है. During this period, the plastic concrete may be locally restrained by reinforcing steel or formwork. This local restraint may result in voids, cracks or both around the obstruction. ठीक है. अब जैसे ये आपको एक कंक्रीट है, इसके अंदर ये जो आपका ना रिइंफोर्समेंट बार वगैरह कुछ यहाँ जो बना है, ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक योर रिइंफोर्समेंट बार, जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, समझे कि रिइंफोर्समेंट बार वगैरह कुछ है. ठीक है. तो क्या कहा जा रहा है कि इनिशियली जो है कंक्रीट आपकी जो है प्लास्टिक स्टेज में फुली इसने स्ट्रेंथ गेन नहीं किया है कि नहीं. तो ये स्टेज पर क्या होता है, इस स्टेज पर क्या होता है कि कंक्रीट आपकी वीक होती है, प्लास्टिक स्टेज में होती है, तो उसके अंदर वॉइड्स क्रैक्स है ना, ये सारे के सारे होते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, रिइंफोर्सिंग स्टील शटरिंग वगैरह हम लगे रहने देते, अनलेस एंड अनटिल वी आर श्योर कि भाई इसने स्ट्रेंथ गेन कर लिया होगा, तब तक हम उसको डीशटर करते नहीं है कि नहीं. बराबर. तो क्या कहा, दिस लोकल रिस्ट्रेंट में रिजल्ट इन वॉइड्स, क्रैक्स और बोथ अराउंड द वॉइड्स क्रैक, या दोनों ही चीज अराउंड द ऑब्स्ट्रक्शन आती है. क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, वॉइड्स बन सकता है. when associated with reinforcing steel when associated with reinforcing steel, settlement cracking increases with increasing bar size, है कि नहीं. आरसीसी के लिए कहा जा रहा है when associated with reinforcing steel, settlement cracking increases with increasing bar size, increasing slump and decreasing cover, है कि नहीं. बार जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है एक क्रैक डेवलपमेंट का चांसेस ज्यादा है, सेटलमेंट क्रैकिंग. दूसरा इंक्रीजिंग स्लम्प जितना ज्यादा होगा आपका कंक्रीट का, उतना फ्लेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है. नेक्स्ट, डिक्रीजिंग द कवर. द डिग्री ऑफ सेटलमेंट क्रैकिंग में बी इंटेंसिफाइड बाय इनसफिशिएंट वाइब्रेशन. ठीक है. सेटलमेंट का एक कारण ये हो सकता है कि सही से वाइब्रेशन नहीं हुआ है, पूरे वॉइड्स वगैरह नहीं होगा, कंक्रीट में होलोनेस होगी, और बाय यूज ऑफ लीकिंग और हाईली फ्लेक्सिबल फॉर्म्स, या फॉर्मवर्क वो आपका जो होगा वो सही से आपने उसको सील नहीं किया है, उसमें से जो है सीमेंट स्लरी वगैरह लीक आउट हो रही है कि नहीं, या बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल फॉर्म वगैरह है, फॉर्मवर्क जो है फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इनफ ना, तो वो बिल्कुल रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो काफी बकल अप हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो ये आपका कारण हो सकता है सेटलमेंट क्रैकिंग का. नेक्स्ट इज, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है. कंजेशन ऑफ रीबार शाल बी अवॉइडेड, यानी रिइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना हो, कि कंक्रीट सही से पास ऑन ना हो जाए, एक ये. दूसरा, रिजिड टाइप ऑफ फॉर्म वर्क दैट इज स्टील शटरिंग शाल बी यूज्ड. आपका फॉर्म वर्क शुड नॉट यील्ड. आपने फॉर्म वर्क को लगाया इस प्रकार से और पता चला कि क्या हो रहा है इसके साथ में, इट इज नॉट वेरी रिजिड और इट इज बेंडिंग समथिंग लाइक दिस. समझ रहे मेरी बात, बहुत स्लाइटली भले होगा लेकिन बेंड हो रहा है, तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं. द रिजिड टाइप ऑफ फॉर्मवर्क शुड बी यूज्ड, दैट इज स्टील शटरिंग एक्सेट्रा शैल बी यूज्ड, ताकि इस तरीके का कोई जो है उसको स्कोप ना मिले. नेक्स्ट, penetration depth of the vibrating needle shall be sufficient for proper compaction consolidation of concrete matrix around rebar area. जो आप नीडल वाइब्रेटर वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं, नीडल वाइब्रेटर वगैरह हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो डेप्थ है, पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द वाइब्रेटिंग नीडल shall be sufficient for proper compaction
कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट मैट्रिक्स अराउंड रीबार ना, तो सही से वो जो है वाइब्रेशन वगैरह होता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एडवांस पोर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांस पोर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। पोरिंग ऑफ कंक्रीट इन कॉलम्स, डीप बीम्स, थिक स्लैब्स इन सिंगल स्टेप शैल बी अवॉइडेड। इट शुड बी डन इन स्टेजेस विद सुटेबल टाइम इंटरवल इन बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव पोरिंग। पोरिंग प्लान हमारे पास एक होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास एक पोरिंग प्लान होना चाहिए, उसके हिसाब से करना है। पोरिंग ऑफ कंक्रीट इन कॉलम्स, डीप बीम्स, थिक स्लैब्स इन सिंगल स्टेप शैल बी अवॉइडेड। एक बार में हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया, एक बार में कॉलम को कास्ट कर दिया, तो व्हाट हैपेंस यू नो, क्या होता है कि आपने एक साथ में अगर आपने इसको कास्ट करने के डाल दिया तो आप जॉइंट्स वगैरह तो आप अवॉइड कर पाएंगे, लेकिन व्हाट में हैपन इज कि वहां पर जो है आपका हाइट से आपने कंक्रीट ड्रॉप वगैरह किया है तो सही से कंक्रीटिंग नहीं हो पाती है कि नहीं। तो जहां पर थिक स्लैब है या डीप बीम है, वहां पर या फिर कॉलम वगैरह वन टाइम नहीं करेंगे, बल्कि उसको स्टेजेस में विद सुटेबल टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोरिंग करेंगे। एक बार आपने एक लेयर कर दिया, सही से कॉम्पैक्ट वगैरह कर दिया, नीडल वाइब्रेटर वगैरह आपने चला दिया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद में एक और बार में करेंगे, नहीं 2 बार में 3 बार में, जिस तरीके डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ करेंगे। यूज ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल स्लम्प इन कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, जो भी प्रैक्टिकली लोएस्ट स्लम्प होगा वो यूज करेंगे। एंड इंक्रीज ऑफ कंक्रीट कवर विल रिड्यूस सेटलमेंट क्रैकिंग। कंक्रीट कवर जहां तक हो सकेगा शुड बी सफिशिएंट इनफ, जिससे कि सेटलमेंट क्रैकिंग ना हो, क्योंकि आपका जो है रीइंफोर्समेंट जहां पर भी होता है, जहां पर भी आपका रीइंफोर्समेंट है, इससे आपको जो क्लियर कवर अगर कम रहता है तो बिल्कुल ये क्या है, यहाँ से क्रैक डेवलप होने के चांसेस ज्यादा, अगर ये कवर ज्यादा रहेगा तो ये प्रोपोगेशन होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, ठीक है नहीं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि प्रॉपर कवर वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लीड वाटर। व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट? ब्लीड वाटर इन कंक्रीट, सरफेस के ऊपर पूरा स्लरी वाला पार्ट आ जाना, ठीक है, तो ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीड का मतलब कैसा, लिक्विड, लिक्विफाई है ना। तो ब्लीड वाटर इज द एक्सेस वाटर दैट राइजेस टू द सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट ड्यूरिंग द फिनिशिंग प्रोसेस। हमने जो है वर्केबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या किया दोस्तों, पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, और जब आप उसको फिनिशिंग करते हो तो सरफेस के ऊपर पानी आकर जमा हो जाता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस वाटर ना, एक्सेस वाटर दैट राइजेस टू द सरफेस ऑफ द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट ड्यूरिंग द फिनिशिंग प्रोसेस। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर में ही होगा, स्लैब वगैरह में ही हो सकता है। व्हेन कंक्रीट इज poured and leveled, excess water can migrate upward due to the settling of solids and presence of air voids. This phenomena is more prevalent in wet mixes where water cement ratio is high, or inadequate use of admixture, or due to improper aggregate gradation. ये ब्लीडिंग क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या बताया गया, एक तो ये हो गया आपका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज्यादा आपने दिया था, या फिर आपने इनएडिक्वेट यूज ऑफ एडमिक्सचर, क्या आपने जो है वर्केबिलिटी के लिए प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल नहीं किया, या यूज किया तो सही से नहीं किया, तो इस कारण से हो सकता है। और ड्यू टू इम्प्रॉपर एग्रीगेट ग्रेडेशन, एग्रीगेट ग्रेडेशन भी प्रॉपर नहीं हुई होगी, तो फिर भी क्या हो जाता है कि कोर्स और फाइन जो है सेपरेट हो जाते हैं, तो ये परिस्थिति इस तरीके की नौबत आ जाती है। अभी जो सरफेस पे आप जो पानी देख रहे हैं, दिस इज गॉट नो रोल इन द कॉन्क्रीट। अब इसको निकालना भी बड़ा मुश्किल है ना, वी कैन नॉट सक इट आउट, we cannot suck it out, otherwise क्या करेगा, it will suck water from the concrete as well, fresh state में है ना, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ग्रेडेशन सही होना चाहिए, वेल ग्रेडेड mix with an appropriate water cement ratio shall be used to minimize bleeding. Well graded aggregate mix with an appropriate water cement ratio shall be used to minimize bleeding. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर्स में बी यूज, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर को इस्तेमाल में लिया जाए, ठीक है, ये इसका प्रिवेंटिव मेजर्स बता दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक्स, ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक्स। दिस इज अगेन जो पहला इशू था उससे मिलता जुलता है, ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक व्हेन द कंक्रीट मिक्सचर इज फ्रेश एंड प्लेस्ड, concrete mixture is fresh and placed, it is in a plastic and workable state. However, as the water in the mixture evaporates and the concrete hardens, it undergoes a process called drying shrinkage. है कि नहीं, जब क्या होता है, पानी जो है इवेपोरेट होने लगता है, कंक्रीट हार्ड होने लगता है, तो ड्राइंग श्रिंकेज जो है होता है, यानी कि क्रैक्स डेवलप होने शुरू होते हैं। इसका डायग्राम यहाँ देख सकते हैं आप, सरफेस पे इस तरीके के क्रैक, इट इज बिकॉज ऑफ ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है।
Drying shrinkage occurs because the water in the concrete mixture evaporates and leaves voids behind. Drying shrinkage occurs because the water in the concrete mix evaporates and it leaves behind voids. These voids form the concrete wall. As these voids form, जितना आपका void ज्यादा होगा उतना concrete volume कम होता है, resulting in shrinkage. The extent of shrinkage depends on various factors, including the mix design, water cement ratio, aggregate properties, ambient conditions, and curing methods. क्या कहा? The extent of shrinkage depends on various factors, including the mix design, water cement ratio, aggregate properties, ambient conditions and curing methods. ठीक है, ये डिपेंड करता है इन सारा फैक्टर पे ना. मिक्स डिजाइन क्या प्रोपोर्शनिंग थी, यूनिफॉर्मली आपने मिक्स किया था क्या, वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखा गया है, एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कंडीशंस क्या है, क्यूरिंग कैसा करें. ड्राइंग श्रिंकेज कैन एक्सर्ट टेंसाइल स्ट्रेस. बिकॉज ऑफ द ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट पे एक्सर्ट करता है, विच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स. है कि नहीं. दीज क्रैक्स आर typically small or fine cracks that may be hairline in appearance. बहुत छोटे या बारीक क्रैक्स होते हैं. They tend to occur near the, ये कहाँ पर नॉर्मली होते हैं, they tend to occur near the surface of the concrete, but they can also propagate deeper into the material. They tend to occur near the surface of the concrete, surface पे आते हैं और ये धीरे धीरे प्रोपोगेट अंदर भी जा सकते हैं, डेप्थ में भी जा सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका श्रिंकेज क्रैक. प्रिवेंटिव मेजर्स इसका क्या बताया, प्रॉपर मिक्स डिजाइन, मिक्स डिजाइन सही से हो, यूज ऑफ सुटेबल प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड वाटर कैन हेल्प रिड्यूस श्रिंकेज. बहुत ज्यादा देखो, एक मिथ होता है लोगों का कि सीमेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मजबूती आती है. ठीक है, दैट इज लेमन्स लैंग्वेज, नॉट द इंजीनियर्स वन. ठीक है, अब हमने सोचा कि द मोर सीमेंट वी ऐड बेटर इट वुड बी. तो व्हाट हैपेंस, जितना ज्यादा सीमेंट आप डालेंगे उतना हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए उसको उतना मॉइस्चर वगैरह लगेगा, और उसके उसके जितना ज्यादा सीमेंट आप डालेंगे उतना आपका वाटर सीमेंट रेशियो भी प्रोपोर्शन में आपको बढ़ाना पड़ेगा, वोकेबिलिटी वगैरह के लिए भी. है कि नहीं. तो उससे क्या होता है कि आपका श्रिंकेज क्रैक डेवलप होने के चांसेस ज्यादा थे. यूज ऑफ सुटेबल प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट, aggregates and water can help reduce shrinkage. Adding supplementary cementitious material or chemical elements such as shrinkage reducing elements can also be beneficial. अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताया हूँ, मैंने कई बार आप लोगों को कंक्रीट के बारे में बताया, तो ये बताया मैंने कि कंक्रीट के अंदर जो हम सीमेंट डालते हैं, कंक्रीट के अंदर हम सीमेंट डालते हैं तो उसके पीछे दो कारण होते हैं. बेसिकली कंक्रीट क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल स्टोन, मैन मेड स्टोन. कंक्रीट क्या होता है, मैन मेड स्टोन है. अब इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे बड़े एग्रीगेट्स होते हैं, पहले हम लोग वो पर्टिकुलर जो है पासिंग 25 mm हम वो यूज करते हैं. अब ये जो 25 mm वाले हम यूज करते हैं तो उसके बीच में वॉइड्स जो डेवलप होते हैं उसके भर देते हैं आपके 12.5 mm के जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो उसको भर देते हैं. अब ये जो दोनों हैं आपके एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट नंबर 1 और 2, इनसे जो फाइन एरिया बचती है, वॉइड्स बचता है, उसको आपका सैंड होता है जो पासिंग 4.75 mm डायमीटर का नॉर्मली होता है, वो एरिया को फिलअप कर देता है. ठीक है, तो बेसिकली पूरा मैकेनिज्म हमारा वॉइड्स कंक्रीट में नहीं होना चाहिए, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म होता है. ठीक है, अब ये सैंड वगैरह डालने के बाद में फिर फर्दर अब बहुत बारीक 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 बहुत छोटे 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 एयर वॉइड्स बहुत सारे होते हैं. अब यहाँ पर दो काम है सीमेंट का. एक काम ये है कि जितने भी एग्रीगेट्स है, चाहे वो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट्स, इसको आपस में बॉन्ड करके रखा जाए, जोड़ के रखा जाए. ठीक है, तो एक तो बॉन्डिंग हो गया रिक्वायरमेंट, और दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ वगैरह देना है. बराबर. अब अभी जो ये जो गैप फिलिंग का काम है ना, स्ट्रेंथ छोड़ दीजिए, बॉन्डिंग एक हो गया, दूसरा क्या है, गैप फिलिंग. जो सीमेंट फाइन एग्रीगेट यानी सैंड में जो गैप्स रहेगा उसको फिल भी करना है एज अ फिलर. तो बॉन्डिंग के लिए हम सीमेंट इस्तेमाल कर लें, बट जो एज अ फिलर हमको यूज करना, वहां पर सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल लाइक आपका फ्लैश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करें. तो इससे क्या होता है, उतना अमाउंट आपका सीमेंट का कम हो जाता है, और वो जो है फिलर का काम आपके जो सीमेंटिशियस मटेरियल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, फ्लैश वगैरह दे दिया, और क्या बताया मैंने आपको, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, इस तरीके के मटेरियल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना. तो एडिंग सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल्स और केमिकल लाइक मैंने जैसे बताया फ्लैश वगैरह
सच एज श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स कैन आल्सो बी बेनिफिशियल, या श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्सचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा क्योरिंग मेथड such as continuous wetting of surface by ponding, covering structure by wet hessian cloth to prevent moisture loss through evaporation, or the use of curing compounds helps maintain the moisture in the concrete, thereby reducing the potential shrinkage cracks. जहां पर भी आपने कंक्रीटिंग की है वहां पे कंटिन्यूस उसको मॉइस्चर देते रहना, उसको वेट करते रहना है, जैसे पॉन्डिंग करना है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो वर्टिकल मेंबर है तो पानी वगैरह हेसियन क्लोथ वगैरह से कवर करके तो मॉइस्चर मेंटेन करते रहना है। अगर ये नहीं कर पाएंगे हम लोग तो क्या क्रैक्स में गेट डेवलप, ठीक है ना, श्रिंकेज क्रैक्स। नेक्स्ट इज joints and reinforcement. Incorporating construction joints or expansion joints in the concrete structure can help accommodate the anticipated shrinkage and prevent cracks from forming in undesired location. क्या कहा? Joints and incorporating construction joints or expansion joints in the concrete structure can help accommodate the anticipated shrinkage and prevent cracks from forming in undesired location. मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने एक बड़ा सा पार्ट मान के चलिए, एक रोड जैसा आप बनाते हैं ना, कंक्रीट का एक रोड आप बना रहे, ठीक है, आपने कंक्रीटिंग कर दी। नाउ थोड़े टाइम के लिए आप ये समझ के चलिए कि आप नॉट प्रोवाइडेड एनी सॉर्ट ऑफ जॉइंट, मैंने कोई जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया, कंटिन्यूसली इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब क्या होगा कि इसमें जो है एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन वगैरह होगा, तो उसको कहीं जगह चाहिए एकोमोडेट होने के लिए एक्सपांशन ना, तो हमें क्या करना है एक्चुअली, व्हाट वी नीड टू डू कि हमने इसको अलग अलग बेस में ले लेना है, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हमने कर दिया और इस तरीके से क्या करा हमने, जॉइंट्स बना दिया हमने, ठीक है। ये हमको करना है, ये हमें करना है ना, ये थोड़ा जो मैं बना रहा, ये हमें करना है। क्या कहा उन्होंने, व्हाट डिड दे से, incorporating construction joints or expansion joints in the concrete structure can help accommodate the anticipated shrinkage and prevent cracks from forming in undesired locations. अब यहाँ पर बेस्ड ऑन इट्स थिकनेस एंड सरफेस एरिया के हिसाब से हमने क्या किया, इसको बेस वगैरह में बना दिया, बीच में कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स एंड एक्सपांशन जॉइंट्स वगैरह हमने प्रोवाइड कर दिए, करेक्ट, ठीक है। अच्छा अगर ये मैं नहीं करता हूं, सपोज अगर मैं ये नहीं करता हूं तो क्या होगा आपको बताते हैं, व्हाट विल हैपन यू नो, कि कंक्रीट खुद से क्रैक डेवलप करेगा, कंक्रीट खुद से क्रैक डेवलप करना शुरू कर देगा और अपने हिसाब से कहीं पर भी क्रैक वगैरह जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अनडिजायरेबल लोकेशन जहां मुझे नहीं चाहिए ना। तो यही यहाँ पर उन्होंने कहा है, जॉइंट्स एंड रिइंफोर्समेंट में इनकॉर्पोरेटिंग कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स और एक्सपेंशन जॉइंट्स इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन हेल्प अकोमोडेट द एंटिसिपेटेड श्रिंकेज एंड प्रिवेंट क्रैक्स फ्रॉम फॉर्मिंग इन अनडिजायर्ड लोकेशंस, ठीक है। तो आपने अगर देखा होगा कि रोड वगैरह जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अभी आजकल तो ऐसा नहीं करते, नॉर्मली ऑल्टरनेट बेस करते हैं, एक ये बे बनाया फिर इसको छोड़ दिया, ये बना दिया, इसको बना दिया, फिर ऑल्टरनेट, इस तरीके से ना इनको इस तरीके से हम करते काम, समझे। यानी कि ये हमने, ये जो मैंने नंबरिंग किया ये करेंगे, ये वाले हिस्सा क्या रहेगा, खाली रहेगा, ये हिस्सा जो है ना इसको मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ, ये हिस्सा भी बनाया नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल तरीका ये है कि अगर समझो एक रोड बना रहे, कुछ बना रहे आप, ऑल्टरनेट वेज इस तरीके से लेते चले यार, ये जो ब्लू है इसको खाली रहने दे, फिर ये बनने के बाद में फिर यहाँ पर आप कंक्रीटिंग बाद में करेंगे, फिर बाद में इस ना ये 1 2 3 जो खाली थे ना, इस तरीके से इस तरीके का काम करने की जरूरत है, ठीक है, ये करना होता है हमें, ठीक है। अच्छा इसमें टाइम्स लग जा, पहले ऐसा करते थे, आजकल क्या करते हैं, जो पेमेंट मेकिंग मशीन वगैरह हुआ करती है तो उससे सीधे आप वन पीस कंक्रीटिंग कर लेते हो, फिर यहाँ पर आप क्या करते हो कि जो है ये सेक्शन को कटर से कट करके जैसा भी आपका डिजायर्ड जॉइंट जहाँ होगा वहां पे कट लगाया जाता है और उसके अंदर थर्मोकोल एंड और समथिंग सम मटेरियल हैज बीन फिल्ड, ठीक है, सो दैट ये जो है इस तरीके का जॉइंट का काम करता है। जॉइंट्स एंड इन्फोर्समेंट इनकॉर्पोरेटिंग कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स or expansion joints in the concrete structure can help accommodate the anticipated shrinkage and prevent cracks from forming in undesired locations. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस की कंक्रीट में। टेम्परेचर डिफरेंस Temperature differences within a concrete structure may be caused by portions of the structure losing heat of hydration at different rates or by the weather conditions cooling or heating one portion of the structure
टू अ डिफरेंट डिग्री और एट अ डिफरेंट रेट देन अनदर पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? टेम्परेचर डिफर्स विद इन अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, डिफरेंसेस है ना, मे बी कॉज्ड बाय पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर लूजिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन एट डिफरेंट रेट और बाय द वेदर कंडीशन कूलिंग और हीटिंग। यानी कोई हिस्सा जो है जो इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सपोजर, वो कभी हीट हो रहा है कभी कूल ऑफ हो रहा है, ये एज कंपेयर टू द अदर, ठीक है, at a different rate than another portion of the structure. These temperature differences results in differential volume change. तो इसमें इससे होता क्या है? These temperature differences result in differential volume change. When the tensile stresses due to the differential volume changes exceed the tensile strength, the concrete will crack. क्या हुआ? जब आपका जो है कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस हद से ज्यादा जो वॉल्यूम चेंज के लिए जो परमिसिबल है उससे ज्यादा जब आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ वो एक्सीज कर जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे, तो क्या होता है? कंक्रीट स्टार्ट्स क्रैकिंग। कंक्रीट में क्या है? क्रैक डेवलप होता है। टेम्परेचर डिफरेंशियल्स and the accompanying volume changes due to the dissipation of the heat of hydration of cement are normally associated with mass concrete, which can include large columns, piers, beams, footings as well as dams. ठीक है, आई बात समझ में? जो मैसिव स्ट्रक्चर्स वगैरह हमारे हुआ करते हैं वहां पे इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स देन? प्रिवेंटिव मेजर्स, low heat of hydration cement or blended cement with supplementary cementitious material like fly ash slag may be used। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीमेंट कंटेंट हम ज्यादा रखने से हमारे को फायदे से ज्यादा नुकसान होता है एट टाइम, है कि नहीं? तो क्या है? लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट इस्तेमाल करें जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन धीरे धीरे हो, है कि नहीं? C2S कंटेंट ज्यादा हो एज कम्पेयर टू C3S। या फिर ब्लेंडेड सीमेंट इस्तेमाल करें जिसके अंदर फ्लैश एंड स्लैग वगैरह हुआ करते हैं, विच कैन एक्ट एज अ क्या कहेंगे हम लोग? फिलर, है कि नहीं? सीमेंटिशियस है लेकिन फिलर का काम करते हैं। Chemical admixtures such as retarders or hydration stabilizers may be used to slow down the setting time of concrete, which can reduce the peak temperature reached during hydration। ठीक है, तो केमिकल एडमिक्सचर, रिटार्डर या हाइड्रेशन स्टेबलाइजर वगैरह को इस्तेमाल करें ताकि कंक्रीट का सेटिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन किया जा सके, है कि नहीं? विच कैन रिड्यूस द पीक टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग हाइड्रेशन। ठीक है, इससे क्या होता है? पीक टेम्परेचर ड्यूरिंग हाइड्रेशन वो कम होगा। नेक्स्ट कहा, कंक्रीट ड्यूरिंग एक्सट्रीमली हॉट एम्बिएंट कंडीशंस में भी अवॉइडेड। हाँ, पहले भी ये बात कही थी कि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, एक्सट्रीम हीट है, तो उस टाइम कंक्रीट को अवॉइड करना है। Next is embedded temperature sensors or surface temperature monitoring devices may be used to track the temperature development within the concrete during curing। एम्बेडेड टेम्परेचर सेंसर यानी कंक्रीट का अंदर का टेम्परेचर या सरफेस टेम्परेचर, दोनों ही चीजों के बारे में कहा है। दे विल बी लाइक रिकॉर्डेड। एम्बेडेड टेम्परेचर सेंसर्स और surface temperature monitoring devices may be used to track their temperature development within the concrete during curing। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स में प्रॉपर क्यूरिंग टेक्निक्स। Proper curing techniques shall be adopted to maintain the concrete temperature within the acceptable limit and promote gradual hydration। Methods such as moist curing, shading and covering with insulation blanket can help control temperature fluctuations। समझ में आया? अगेन क्यूरिंग से रिलेटेड है। प्रॉपर क्यूरिंग टेक्निक शैल बी अडॉप्टेड टू मेंटेन द कंक्रीट टेम्परेचर within the acceptable limits and promote gradual hydration। Methods such as moist curing, shading and covering with insulation blankets can help control temperature fluctuations। Next is proper expansion joints। Proper expansion joints shall be provided to accommodate thermal expansion and contraction without inducing excessive stresses। क्या कहा? Proper expansion joint shall be provided to accommodate thermal expansion। जैसे मैंने बताया ना, रोड में आपने देखा होगा ना, along the length, across the length joints होते हैं, तो these are thermal expansion joints, expansion contraction joints होते हैं। तो इसको पहले से प्रोवाइड कर दे so that जो है excessive stresses वगैरह होगा जो है वो डेवलप ना हो, without inducing excessive stresses।
नहीं तो क्या होता है कि एक्सपांशन के टाइम पे क्या होता है कि वो हीट अप होता है तो इट स्टार्ट्स ट्राइज टू इलोंगेट, तो उसको जगह मिलेगी एक्सपेंशन जॉइंट में तो इलोंगेट होगा, अगर नहीं मिलेगी तो उसके अंदर क्या होगा कि क्रैक्स खुद से डेवलप करेगा। नेक्स्ट इज कास्टिंग ऑफ लार्ज कॉन्क्रीट सेक्शंस कंटिन्यूअसली शैल बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट लोकलाइज हीटिंग एंड एक्सेसिव थर्मल डिफरेंशियल्स। क्या कहा? कास्टिंग ऑफ लार्ज कॉन्क्रीट सेक्शंस continuously shall be avoided to prevent localized heating and excessive thermal differentials। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ये सब कंक्रीट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है केमिकल रिएक्शन। डिलिटीरियस केमिकल रिएक्शंस में कॉज क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। केमिकल रिएक्शंस वगैरह अगर कंक्रीट के अगर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट दे आर हैविंग some chemical reaction amongst each other, like जो आपके aggregates से सीमेंट के अंदर कोई chemical reaction हो रहा था, this may become the reason of cracking। These reactions may be due to materials used to make the concrete or material that come into contact with the concrete after it has hardened। तो दो कारण से केमिकल रिएक्शन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि कंक्रीट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है उसमें कोई ऐसी चीज है कि जो केमिकल रिएक्शन कर रहा है। लाइक अभी देखिए आप जानते हैं कि हमारी एग्रीगेट्स को हम लोग अज्यूम करते दे आर इनर्ट, बट प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट 100% इनर्ट, वो दे आर ऑल्सो केमिकली रिएक्टिव टू सम एक्सटेंट। लेकिन सीमेंट इटसेल्फ इज अ केमिकल। स्टील रिइंफोर्समेंट के कांटेक्ट में आता है। वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स टू एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, समटाइम्स फ्रेश कंक्रीट और समटाइम्स हार्डन कंक्रीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर मेकिंग यूज ऑफ केमिकल्स। तो ये यहाँ पर वही बात हो रही है कि कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह ऐसा हो, है कि नहीं। तो उसके बाद डिलीटेरियस केमिकल रिएक्शंस में कॉज क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। दीज रिएक्शंस मे बी ड्यू टू मटेरियल्स used to make the concrete or materials that come into contact with the concrete surface after it has hardened। Concrete may crack with time as the result of slowly developing expansive reactions between aggregate containing active silica and alkalis derived from cement hydration and mixtures or external sources। Example, curing water के अंदर कुछ केमिकल है, ग्राउंड वाटर में कुछ है, अल्कलाइन सॉल्यूशन स्टोर्ड और यूज्ड इन द फिनिश्ड स्ट्रक्चर। जो आपका जो कंक्रीट का, जैसे कि मान के चले कि आपने जो है कंक्रीट के कोई टैंक बना दी, ठीक है, सपोज वी हैव मेड सम कंक्रीट का टैंक एंड ऑल समथिंग। अब उसके अंदर हम लोग को एक पर्टिकुलर केमिकल अल्कलाइन सॉल्यूशंस वगैरह रख रहे हैं, तो ये एक हो सकता है केमिकल रिएक्शन वाला एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में क्या रेमेडियल मेजर्स बताया उन्होंने, प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट, इट शुड बी इनोक्यूअस टू अल्केनिलिटी। ठीक है, अल्कनाइन नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा एग्रीगेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पोजोलानास लाइक फ्लाई ऐश एंड ब्लास्ट फर्नेस लाइक विद देमसेल्व्स कंटेन वेरी फाइन हाईली एक्टिव सिलिका। ठीक है, यूज ऑफ यानी पोजोलाना जो आप इस्तेमाल करते हैं जो है वो क्या है, एक तरीके का क्या है, केमिकल है, तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम है। यूज ऑफ पोजोलानस लाइक फ्लाई ऐश एंड ब्लास्ट फर्नेस लाइक विद देमसेल्व्स कंटेन वेरी फाइन हाईली एक्टिव सिलिका। सिलिकॉन लिखा है, वो सिलिका है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका यहाँ पर कहा गया, सिलिका, एक्टिव सिलिका अल्कनीज है कि नहीं, ये नुकसानदेह हो सकता है, तो अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज वेदरिंग। वेदरिंग यानी एजिंग एक तरह से। द वेदरिंग प्रोसेस दैट कैन कॉज क्रैकिंग इंक्लूड फ्रीजिंग एंड थॉइंग, वेटिंग एंड ड्राइंग एंड हीटिंग एंड कूलिंग। दीज ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। फ्रीजिंग एंड थॉइंग यानी एकदम फ्रीज हो जाना फिर थॉ होना, वेट पूरा गीला होना फिर सूखना, हीटिंग कूलिंग ये ऑल्टरनेशन है ना, दीज ऑल आर ऑल्टरनेशन। वेदरिंग प्रोसेस दैट कैन कॉज क्रैकिंग include freezing and thawing, wetting and drying, heating and cooling। Damage from freezing and thawing. Damage from freezing and thawing is the most common weather related physical deterioration। है कि नहीं, बर्फ पड़ रही है, पूरा फ्रीज हो गया, बाद में वो जो है मौसम थोड़ा गर्म हुआ, थॉ हुआ ना। थॉ का मतलब आप समझते हैं कि कोई चीज को आपने, जैसे मान के चलिए कि आपने एक फ्रिज के अंदर मिल्क बैग्स रख दिए है ना, मिल्क बैग्स आपने रखे, ठीक है ना, इट हैज फ्रोजन। आप क्या करते हो, उसको थॉ होने के लिए आप बाहर निकाल के रखेंगे,
तो वो थोड़ा सॉफ्टन होता है, दैट इज थॉइंग बेसिकली। तो क्या कहा, डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग एंड थॉइंग इज द मोस्ट कॉमन वेदर रिलेटेड फिजिकल डिटेरियोरेशन। अदर वेदरिंग प्रोसेस दैट मे कॉज क्रैकिंग इन कंक्रीट आर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। जहाँ पे ऐसे कोई ऐसी वाटर बॉडी में आपका कंक्रीटिंग वगैरह हुआ है, तो कभी जो है हाई टाइड आ रहा है, तो पानी ऊपर तक वो कंक्रीट स्ट्रक्चर पूरा डूब गया है, फिर बाद में लो टाइड आया तो ड्राई हो गया, तो कुछ पार्ट जो है विच इज सब्जेक्ट टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कभी गीला हो रहा है, कभी सूख रहा है, कभी गीला हो रहा है, कभी सूख रहा है, स्प्लैशेस ऑफ वाटर पड़ रहे हैं, गीला हो गया फिर सूख गया, फिर स्प्लैशेस पड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट, है कि नहीं। तो ये अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो गया। एंड हीटिंग एंड कूलिंग, बोथ प्रोसेसेस प्रोड्यूस वॉल्यूम चेंजेस दैट मे कॉज क्रैकिंग। तो ये दीज ऑल व्हाट हैपेंस, वॉल्यूम चेंजेस may take place। ओके ओके, ये सारे इश्यूज हुआ करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दिस? सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसका, ये जो आपका वेदरिंग का, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? Concrete is best protected against freezing and thawing through the use of lowest practical water cement ratio, durable aggregate and adequate air entrainment। फ्रीजिंग एंड थॉइंग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, दे आर बेस्ट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग थ्रू द यूज ऑफ लोएस्ट वाटर प्रैक्टिकल वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो कम से कम रखा जाए, और ड्यूरेबल एग्रीगेट इस्तेमाल किया जाए। देखिए अगर वीक एग्रीगेट होगी तो ये वेदरिंग एजेंसीज की वजह से जो टूट जाएगी, पल्वराइज हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। एंड एडिक्वेट एयर एंट्रेनमेंट, फ्रीजिंग एंड थॉइंग से बचाने के लिए देखिए नॉर्मली दोस्तों हम लोग वोकेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से मिक्स अप हो जाए। अब बहुत ज्यादा वाटर ऐड करने से क्या होता है कि उसके अंदर वॉइड रेशियो बढ़ जाता है कि नहीं, वॉइड ज्यादा हो जाते हैं। जब कंक्रीट में वॉइड ज्यादा होता है, कंक्रीट नॉर्मली वीक होती है, लेकिन दीज वॉइड्स विच आर अनइंटेंशनल वंस, तो पाइपिंग वगैरह का आकार ले लेते कंक्रीट को वीक करती है। लेकिन फ्रीजिंग थॉइंग से बचाने के लिए वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन एडमिक्सचर कॉल्ड एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, जिसके अंदर जो वॉइड्स हुआ करते दे आर लाइक स्पेरिकल बबल्स, वो वोकेबिलिटी में आपको हेल्प करते हैं, वोकेबिलिटी में आपको हेल्प करते हैं। तो एडिक्वेट एयर एंट्रेनमेंट वहां किया जाए। नेक्स्ट, adequate curing before exposure to freezing condition is also important। फ्रीजिंग कंडीशन को एक्सपोज करने के पहले पहले एडिक्वेट क्यूरिंग हो ताकि वो स्ट्रेंथ गेन कर ले, अगेन इंपॉर्टेंट। allowing the structure to dry after curing will enhance its freezing and thawing durability। allowing the structure to dry after curing, यानी कि क्यूरिंग करने के बाद स्ट्रक्चर को ड्राई होने दिया जाए, this will enhance its freezing and thawing durability। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट ना। ये एक कंक्रीट के अंदर आरसीसी स्ट्रक्चर में बहुत लाइक बड़ा प्रॉब्लम है, करोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट। करोजन ऑफ द स्टील प्रोड्यूसेस आयन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जब स्टील आपकी करोड होती है तो इट प्रोड्यूसेस आयन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड which have a volume much greater than the volume of the original metallic ion। आपने देखा होगा कई बार एक स्टील का रीइंफोर्समेंट बार है, पहले इसका समझो इस प्रकार से इसका डायमीटर वॉट एवर इट इज, लेकिन दोस्तों कि जब ये इट गेट्स करोडेड तो व्हाट हैपेंस, इसका डायमीटर बढ़ जाता है ना। व्हाट हैपेंस कि पूरा स्केलिंग हो के वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। तो क्या कहा, करोजन द स्टील प्रोड्यूसेस आयन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड व्हिच हैव अ वॉल्यूम मच ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल मेटालिक आयन ना। पहले बार का डायमीटर इतना सा था, मान के चलें कि एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, समझो पहले बार का डायमीटर इतना था, अब क्या हो जाएगा, से ज्यादा हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस, ये एक्सर्ट करता है प्रेशर आजू बाजू में, आपके कंक्रीट के अंदर है ना ये, इट इज एम्बेडेड इनसाइड द कंक्रीट। नाउ सपोज दिस बार इट वाज ओरिजिनली कैसा था, ये ओरिजिनली इतना सा था, लेकिन अब स्केलिंग होने की वजह से क्या हुआ, स्केलिंग होने की वजह से क्या हो गया कि ये जो है आपका इस प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इट विल एक्सर्ट प्रेशर इन द पेरिफेरी ना। तो ये क्या करता है, आपको क्रैक्स डेवलप करता है, ये क्या क्रैक डेवलप करता है, दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम कॉजेज हाई रेडियल बर्स्टिंग स्ट्रेसेस, ये रेडियल है ना, हाई, दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम कॉजेज हाई रेडियल बर्स्टिंग स्ट्रेसेस अराउंड रीइंफोर्सिंग बार्स एंड रिजल्ट्स इन लोकल रेडियल क्रैक्स। इस कारण से क्या हो जाता है कि यहीं से जो है आपका क्रैक प्रोपोगेट होना शुरू हो जाता है।
ना, लोकल रेडियल क्रैक्स को जो रिजल्ट्स इन लोकल रेडियल क्रैक्स. These splitting cracks can propagate along the bar, resulting in the formation of longitudinal cracks or spoiling of the concrete. ये जो है स्प्लिटिंग क्रैक जो है अलोंग द बार होता है, जिससे क्या होता है कि आपका लॉन्जिट्यूडनल क्रैक्स डेवलप होते हैं या कंक्रीट की स्पॉइलिंग. अगर ये नीचे का हिस्सा है तो वो यहाँ भी एक क्रैक ऐसा आएगा, तो ये क्या होगा, ये पूरा पैच, दो क्रैक ऐसा आ गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन गिर जाएगा ना, इट विल स्पॉइल. A broad crack may also form at a plane of bar parallel to a concrete surface, resulting in delamination. A broad crack may also form at a plane of bars parallel to the concrete surface, resulting in delamination. ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है. ठीक है, देखिए इस तरीके से टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करोजन ऑफ रिइंफोर्समेंट इन कंक्रीट. करोजन ना दिख रहा है, बिल्कुल थिन हो गया मेंबर. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दिस? adequate concrete cover shall be ensured. पहला कहा adequate concrete cover shall be ensured. दूसरा, in case of large bars and thick covers, it may be necessary to add small transverse reinforcement while maintaining the minimum cover requirement to limit splitting and to reduce the surface crack width. जहां पे large bars and thick covers है, वहां it may be necessary to add small transverse reinforcement while maintaining the minimum cover requirement to limit splitting and reduce the surface crack width. For severe exposure conditions, sealers and overlays on concrete surface, corrosion inhibiting admixtures and cathodic protection may be used. For severe exposure condition, जहां पर बहुत ज्यादा exposure condition है, वहां पर sealers and overlays on concrete surface, यानी कि एक तरीके से कहते हैं concrete surface को कवर कर देना. Sealers and overlays on concrete surface या corrosion inhibiting admixtures एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी कि जो है जो आपका क्या कहेंगे कि रीइंफोर्समेंट करोड ना हो, तो उसके लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जो चार्ज जो पास ऑन होता है, तो करोजन को अवॉइड करने के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस. पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, अ वाइड रेंज ऑफ poor construction practices resulted into cracking of concrete structures has been discussed below. सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है. Foremost among these is the common practice of adding water to concrete to increase workability. आपने देखा होगा फील्ड में थ्योरेटिकल वाटर सीमेंट रेशियो कुछ और होता है, वहां से कंक्रीट मिक्स आता है. इवन द आरएमसी में भी अगर कंक्रीट वगैरह आपका आता है बहुत स्टिफ मिक्स होता है, तो वहां पे फील्ड में पानी ऐड कर देते हैं वर्केबिलिटी के लिए. तो ये एक प्रॉब्लम है. कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एडिंग वाटर टू द कंक्रीट टू इंक्रीज वर्केबिलिटी. एडेड वाटर हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग सेटलमेंट एंड इंक्रीजिंग ड्राइंग श्रिंकेज. जिसके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका जो स्ट्रेंथ भी कम होता है, सेटलमेंट भी इंक्रीज होता है और ड्राइंग श्रिंकेज भी बढ़ जाता है. When it is accompanied by a higher cement content, when it is accompanied by a higher cement content to help offset the decrease in strength, an increase in water content will also mean an increase in the temperature differences between the interior and exterior portion of the structure, resulting in increased thermal stresses and possible cracking. क्या है, चलो आपने क्या कहा कि चलो भाई हमको वोकेबिलिटी चाहिए, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ये वोकेबिलिटी स्ट्रेंथ एस्पेक्ट कमजोर होगा, तो क्या कह रहे हैं, ठीक है साथ में सीमेंट भी ऐड कर दिया, हायर सीमेंट कंटेंट रखा हमने, ताकि सीमेंट कंटेंट वाटर कंटेंट बढ़ भी गया तो अकॉर्डिंगली आपको क्या है सीमेंट भी है, वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करके आपने रखने की कोशिश किया. लेकिन व्हाट विल हैपन कि मोर सीमेंट मींस व्हाट कि भाई इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा. इंटीरियर में क्या होगा, मोर सीमेंट कंटेंट मींस मोर हीट रिलीज हो रहा है, और बाहर का सरफेस जो है बिकॉज इट इज एक्सपोज टू वेदर वो ठंडा हो रहा है, तो अंदर बाहर दोनों के अंदर टेम्परेचर डिफरेंशियल आ गया, डिफरेंशियल टेम्परेचर हो गया, अंदर बहुत ज्यादा हीट है बाहर ड्राइड है, तो इससे क्या हो जाएगा, इट कैन कॉज थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस हैं. इन एडिशन बाय एडिंग सीमेंटिशियस मटेरियल, इसी तरह से हम लोग जो है सीमेंटिशियस मटेरियल ऐड करते हैं,
by adding cementitious material, even if the water cement ratio remains constant, more shrinkage will occur because the paste volume has been increased. वही मैंने आपको कहा ना कि हम हमारा जो है वाटर सीमेंट रेशियो हमने मेंटेन कर दिया, लेकिन पेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, श्रिंकेज होगा। इसके कारण क्या होगा, श्रिंकेज होगा। दूसरा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम तो हो गया कि भाई फील्ड में कंक्रीट में पानी डाल देते हैं वो। दूसरा है लैक ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग तो जो है थ्योरेटिकली जैसी होनी है वैसी होती नहीं है। लैक ऑफ क्यूरिंग इज अनदर एस्पेक्ट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन द फील्ड। द अर्ली टर्मिनेशन ऑफ क्यूरिंग विल अलाउ फॉर इंक्रीज द श्रिंकेज एट अ टाइम व्हेन द कंक्रीट हैज लो स्ट्रेंथ, है कि नहीं। आप देखिए, हमको पता है कि भाई शुरुआती दिनों में कंक्रीट जो है बड़ी तेजी से स्ट्रेंथ गेन करता है, हाइड्रेशन प्रोसेस बड़ा तेजी से होता है, तो इस वजह से हमें मॉइस्चर मेंटेन करना, क्यूरिंग करते रहना है, सरफेस को वेट होते रहने देना है। लेकिन अगर ये चीज हमने नहीं किया, बहुत जल्दी कुछ ही दिनों हम लोगों ने क्यूरिंग बंद कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, विल अलाउ फॉर इंक्रीज श्रिंकेज एट अ टाइम व्हेन द कंक्रीट हैज लो स्ट्रेंथ। कंक्रीट ने पूरी स्ट्रेंथ भी गेन नहीं किया और उसी टाइम पे श्रिंकेज आ जाएगा ना। और उससे क्या होगा, भाई आपका हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ ना, मॉइस्चर नहीं मिला। द लैक ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट ड्यू टू ड्राइंग will result not only in decreased long term strength but also in the reduced durability of the structure। एक तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ तो कम होगा ही, साथ ही साथ में स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये क्यूरिंग इज अगेन वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज inadequate inadequate formwork, lack of support for forms or inadequate consolidation can result in settlement and cracking of concrete before it has developed sufficient strength to support its own weight। है कि नहीं, फॉर्मवर्क सही से नहीं है, लैक ऑफ सपोर्ट है, इनएडिक्वेट कंसोलिडेशन हुआ, तो इससे क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इनटू सेटलमेंट एंड क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा सही से नहीं हुआ है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं गेन किया, उसी टाइम पे सेटलमेंट और क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन लीकेज ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल विच में फर्दर लीड टू हनीकॉम्ड और पोरस कंक्रीट। ठीक है नहीं, इससे क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन लीकेज ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल, फाइंस जो होंगे आपके निकल जाएंगे। ठीक है ना, विच में रिड्यूस लीड फर्दर लीड टू हनीकॉम्ड और पोरस कंक्रीट। Next is cold joints are the intersection joints between old and new concrete. What is mean by cold joint? यानी आपका एक कंक्रीट पहले का कास्टेड था, पुराना कंक्रीट था, उसको ओल्ड कंक्रीट कहा। अब थोड़े दिनों के बाद में हमने उसके ऊपर फिर से एक और लेयर डाल दी, कंक्रीटिंग कर दी, तो इनका जो जंक्शन होगा, जॉइंट जो होगा, इसको कहेंगे, this will be called as cold joint. Cold joints are the intersections between old and new concrete which are formed because of the stage concreting. It commonly occurs during construction when one batch of concrete has begun to set before the next batch is added। ये कब आमतौर पर होता है, आपने एक बैच आपने डाल दिया कंक्रीटिंग का, उस सेट हो रहा है और उसी टाइम पे जो है नेक्स्ट बैच आपका आ गया। द ओल्ड एंड द न्यू कंक्रीट डू नॉट इंटरमिक्स। क्या हो जाता है कि अलग अलग स्टेजेस पर है ना स्ट्रेंथ गेन करने, तो ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट डू नॉट इंटरमिक्स एंड so called cold joint is formed as a result, creating a weakness and porosity in the concrete matrix, leading to the formation of potential water intrusion zone। नेक्स्ट है आपका, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर डेलिबरेट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स are deliberate separation or discontinuities created within structure to allow construction to be completed in stages, since it may not be possible for concreting to be done for entire structure in one go। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एट पॉइंट ऑफ हाई स्ट्रेस। ठीक है, क्या कहा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एट पॉइंट्स ऑफ हाई स्ट्रेस because improper location of construction joints can result in the joints opening at these points of high stress।
अभी जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बारे में हमने बात किया है, उसको प्लान करके साइंटिफिक वे में आपको डालना है। ऐसा नहीं कि जहां दिल किया वहां पर डाल दिया, क्योंकि जहां पर हाई स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहीं पर जॉइंट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एट पॉइंट्स ऑफ हाई स्ट्रेस, जहां पर बहुत ज्यादा जैसे हमने देखा क्रैक्स डेवलप होता है टेंसल स्ट्रेस की वजह से, तो जहां सबसे ज्यादा टेंसल स्ट्रेस डेवलप होगा वहां पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो आपका, है कि नहीं? ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमको करना पड़ता है, कंक्रीट के अंदर से आपको एयर वॉइड निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वी नीड टू गो फॉर वाइब्रेशन। लेकिन अगर सही से फील्ड में देखो, फील्ड प्रैक्टिसेस है ना सब, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, है कि नहीं? तो इनएडिक्वेट वाइब्रेशन पे अब हम आ जाते हैं। देखो वाइब्रेशन सही से ना हो तो क्या होता है? इनएडिक्वेट वाइब्रेशन में रिजल्ट इन इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स, honeycombs और एयर पॉकेट्स within the structure। इनएडिक्वेट वाइब्रेशन के कारण क्या होगा? सही से कॉम्पैक्शन होगा नहीं, जिससे कि जो वॉइड्स फॉर्म होंगे, कहीं हनीकॉम्बिंग हो जाएगी, कहीं कुछ एयर पॉकेट्स रह जाएंगे विद इन द स्ट्रक्चर। These voids weaken the concrete and compromise its strength and durability। और क्या इशू है पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में? दैट इज शटरिंग होल्स नॉट प्रॉपरली सील्ड। शटरिंग में जो होल्स है सही से सील नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज expansion or contraction joint is a joint used in concrete to allow the concrete to absorb predicted movement by expanding or contracting with daily temperature variation। Expansion contraction joint is a joint used in concrete to allow the concrete to absorb predicted movement by expanding or contracting with daily temperature variation। Lack of expansion joint may lead to uncontrolled cracking। Expansion joints are very important. If we are not making these joints, so this may lead to uncontrolled cracking। Deteriorating joint fillers and sealants leave the side walls of the joint unprotected। Deteriorating joint fillers and sealants leave the side wall of the joint unprotected। फिर क्या कहा? If left untreated, joint spalling as well as water and other material ingress can result in decreased service life of the concrete structure। ठीक है, अगर क्या कहा आपने, अगर आपने इसको डील नहीं किया इसको, तो क्या कहेंगे? इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, जॉइंट फॉलिंग एज वेल एज वाटर एंड अदर मटेरियल इनग्रेस कैन रिजल्ट इन डिक्रीज सर्विस लाइफ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, है कि नहीं? ये चीजें हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 तो हमारा एक जनरल था, इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ था। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 हमने जो है, जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ योर क्या कहेंगे, सबवेज या आरयूबीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमने देखा, हेडिंग में आपको दिखा था। कॉमन कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये हमने देखा, डायग्राम्स के साथ में दिया है, वो हमने सब देख लिया। एंड दूसरा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था कि आपकी जो कंक्रीट है इसके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन कंक्रीट लीडिंग टू इंग्रेस ऑफ वाटर। ये हमने कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज है ना, फ्रेश कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज, इसको हमने पढ़ा। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर दैट वी हैव कवर्ड ना, दिस इज चैप्टर नंबर 3, है कि नहीं? वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी गोइंग थ्रू चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, चैप्टर का नाम क्या बता देता हूँ। Now we'll study in the next session, upcoming session we'll be studying this waterproofing materials, waterproofing materials। Okay, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।